साल 2015 कैलटेक एस्ट्रोनॉमर्स एक स्टडी पब्लिश करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के छोर पे प्लूटो के बाद कोई जाइंट प्लैनेट है जिसकी वजह से वहाँ मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स इफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इसका मास हमारे अर्थ से 10 गुना ज़्यादा है। हैरान हो गए सुनकर? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस मिस्टीरियस प्लैनेट की बातें अभी हाल ही में शुरू हुई हैं। सन 1886 में नेपच्यून की खोज के बाद से ही कई लोगों का ये मानना था कि सोलर सिस्टम के छोर पे एक और प्लैनेट है जो अभी डिस्कवर होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों वो लोग ऐसा मानते थे। उसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, यूरेनस और नेपच्यून की डिस्कवरी से भी पहले। 18th सेंचुरी तक हमें लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 ही प्लैनेट्स हैं और फिर साल 1781 में यूरेनस को भी डिस्कवर कर लिया जाता है हर्शल के द्वारा। लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद हर्शल को रियलाइज होता है कि ये तो वही ऑब्जेक्ट है जिसे हम कितनी बार ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं और इसे हम अब तक एक स्टार मानते आए थे। अब यूरेनस की डिस्कवरी के तुरंत बाद साइंटिस्टों ने इसमें कुछ गड़बड़ नोटिस की और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर एक फिक्स्ड डिस्टेंस से लगाते हैं और यूरेनस को भी ऐसा ही करना चाहिए था, पर साइंटिस्टों ने देखा कि ये अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पर आकर अपने आप इधर उधर घूम रहा था। दूसरे शब्दों में कहूं तो ग्रेविटेशनल पुल जिससे इस पूरे यूनिवर्स का सिस्टम चलता है एक प्लैनेट पे लागू होते नहीं दिख रहा था और इस चीज ने अगले 60 सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स की नींदें उड़ाकर रखी, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉमर अर्बन ले वरियर थे। उनका मानना था कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि जिस पॉइंट पे यूरेनस अपने ऑर्बिट से भटककर ऊपर नीचे करता है वहां उसके पास कोई बहुत बड़ा मास या प्लैनेट हो। लेकिन प्रॉब्लम तो यही थी कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर ही सवाल उठाने लगे, लेकिन लेवियर इस बात पे डटे रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूरेनस को कोई दूसरा प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को लेवियर एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक पेपर और पेन उठाया और लंबी चौड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में बिजी हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन पे निशान लगाया और कहा कि इस पॉइंट पर जरूर कोई दूसरा प्लैनेट यूरेनस के पास मौजूद है। ना सिर्फ पोजीशन बल्कि उन्होंने हमें यह भी बताया कि इसका मास यूरेनस के जितना ही है। जब उन्होंने ये सारी डिटेल्स पब्लिक की तो बाकी सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने उनकी इस थियोरी का मजाक बनाया क्योंकि यूरेनस के पास ऐसा कोई प्लैनेट मौजूद ही नहीं था। उन्होंने फिर ये सारी डिटेल्स बर्लिन की उस समय की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उनसे रिक्वेस्ट की कि स्पेस के ठीक इस खास हिस्से में यूरेनस के पास किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बस फिर क्या था, उसी ऑब्जर्वेटरी के एक डॉक्टर ओहान गेल ने जब वहां देखा तो पहली बार में तो उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर थोड़ा और फोकस करने पर उन्होंने देखा कि लेवेरियर सही थे। नेपच्यून ठीक उसी जगह पे मिलता है जहां लेवेरियर ने पिन पॉइंट लोकेशन की थी और इस तरह से सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की डिस्कवरी को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स की परेशानियां कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वो ये नोटिस करते हैं कि कूपर बेल्ट में मौजूद कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और आईसी ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब शुरुआत में तो इन यूनिक ऑर्बिट्स का रीजन प्लूटो को समझा जाता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, प्लूटो इस सब का जिम्मेदार नहीं हो सकता और इन ऑर्बिट्स को एक बार फिर डीपली एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सोलर सिस्टम की गहराइयों में कोई जाइंट प्लैनेट या बॉडी है जिसकी वजह से इन सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, प्लैनेट्स का एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें वो अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस प्लैनेट का आइडियल ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाता है और एग्जैक्टली प्लूटो के बाद के ड्वार्फ प्लैनेट्स में हमें यही देखने को मिल रहा है। और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वो ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये प्लूटो के बस की बात तो नहीं लगती। नॉर्मली जब अर्थ से हम सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें नॉर्मल दिखता है, जैसा कि दिखना चाहिए। लेकिन जब कोई प्लैनेट अपने स्टार की ग्रेविटी से ज्यादा किसी और नजदीकी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से इफेक्ट होने लगता है तो अर्थ से ऑब्जर्व करने पे वो हमें कभी ज्यादा तो कभी कम ब्राइट नजर आता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों साइंटिस्ट इस प्लैनेट में इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। देखो, अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो प्लूटो से भी बिलियंस ऑफ माइल्स दूर से ये सूरज के चक्कर लगाता होगा। बाकी आउटर मोस्ट प्लैनेट्स की तरह प्लैनेट एक्स का ऑर्बिट भी हाईली इलेप्टिकल होगा। कितना ज्यादा? वेल, एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इसे सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में 7,400 से 18,500 सालों तक का समय लग सकता है
और अच्छे से समझने के लिए प्लूटो हमारे सूरज का चक्कर 248 सालों में कंप्लीट करता है। मतलब इसकी डिस्कवरी के बाद से अभी तक इसका एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि चलो तब तो उस समय में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स थे, लेकिन अगर ये प्लैनेट एक्चुअल में वहाँ पे है तो आज के इतने एडवांस टेलीस्कोप्स के साथ भी हम इसे अब तक डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? तो इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो अपने नज़दीकी तारे की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। और जैसे जैसे कोई प्लैनेट अपने सितारे से दूर होता जाता है, उसे देख पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये प्लैनेट भी सूरज से इतना दूर एग्जिस्ट करता है कि सूरज की रोशनी का वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पहुँचता है। इसीलिए किसी भी एडवांस टेलीस्कोप के साथ भी उसे डिटेक्ट कर पाना इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन दोस्तों, प्लैनेट एक्स, जिसकी ग्रेविटी का असर हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लग नहीं रहा ये क्वालिटीज किसी और चीज से मैच हो रही हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, एक ब्लैक होल। लेकिन मंजीत, माना हम एक ब्लैक होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास बनने वाली एक्रीशन डिस्क को तो हम देख सकते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई ब्लैक होल होता तो साइंटिस्ट उसे कब का कैप्चर कर चुके होते। सो लेट मी रिमाइंड यू, वो एक्टिव ब्लैक होल्स होते हैं जो अपने आसपास के मैटर को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब वो मैटर ब्लैक होल के करीब जाता है तो अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड से उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो मैटर हमें एक्रीशन डिस्क के रूप में दिखता है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उस ब्लैक होल के आसपास हमेशा कोई ना कोई मैटर हो, और अगर मैटर नहीं तो एक्रीशन डिस्क नहीं, और अगर एक्रीशन डिस्क नहीं तो हम इंसानों का उस ब्लैक होल को एटलीस्ट अपनी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं। और हाँ, सोलर सिस्टम में ब्लैक होल का नाम सुन के ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों ने ये एस्टीमेट लगाया है कि अगर वहाँ पे कोई ब्लैक होल है भी तो उसका साइज़ किसी टेनिस बॉल से ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है? बात यह है कि हम उसे आज नहीं तो कल ढूंढ ही निकालेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। काफी स्टडीज ऑलरेडी इस पे चालू हैं और कुछ और आने वाले सालों में शुरू होने वाली हैं। साइंटिस्ट हर दिन नए नए कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं, एंड हु नोज कब वो प्लैनेट एक्स को भी खोज निकालें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि हम किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसकी एग्जिस्टेंस को ही कई लोग नकारते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्लैनेट 9 जैसा कुछ है भी, या फिर अभी हमारी जानकारी इस सोलर सिस्टम के बारे में अधूरी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।